हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे यूपीएससी सीएससी मेंस जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। हम उसमें डिस्कस कर रहे थे एटीट्यूड के बारे में, जिसका हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के एटीट्यूड क्या होता है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, ये सब हमने देख लिया था। अब हम आज उसके आगे की बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं आज का अपना मोटिवेशनल कोट। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। इसलिए दोस्तों, जो आपने सोचा है उस पर आप अमल करते रहिए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति। यहाँ पे पहला अब हम बात करेंगे ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड्स की, मतलब कि वास्तविक बनाम अभिव्यक्त मनोवृत्ति। ये हमारा हो गया ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड्स। इसमें क्या है, वास्तविक और अभिव्यक्त, मतलब जो रियलिटी है और जो प्रकट किया जा रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब वास्तविक और अभिव्यक्त मनोवृत्ति हमेशा एक जैसे नहीं होते। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की वास्तविक अभिवृत्ति कुछ और होती है, उसकी मनोवृत्ति कुछ और होती है, लेकिन उसके व्यवहार से उसकी वह मनोवृत्ति नहीं बल्कि कुछ और ही मनोवृत्ति झलकती है। अगर हम इसे और सरल भाषा में कहें तो एक व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त मनोवृत्ति उसकी वास्तविक मनोवृत्ति नहीं भी हो सकती है। व्यवहारिक जीवन में भी हम पाते हैं कि किसी खास मुद्दे पर या संवेदनशील परिस्थितियों में हम सोचते तो कुछ और हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया या हमारा वक्तव्य कुछ और होता है। लेकिन प्रतिक्रिया या हमारा वक्तव्य कुछ और होता है, जो हमारी वास्तविक मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी दोनों मनोवृत्तियां अलग अलग कारणों से प्रभावित होती हैं, जिसके कारण हमारी अभिव्यक्त मनोवृत्ति और वास्तविक मनोवृत्ति में अंतर आ जाता है। मान लो कि आपकी जो रियलिटी है वो ये है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको लग रहा है कि आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके मन में जो है आप उसे सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो जो आपके मन में है, लेकिन आप बिहेव सामने वाले से ऐसा कर रहे हो कि नहीं भाई, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने से ही सफलता मिलती है, अपना एटीट्यूड हमेशा बनाए रखो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी अपने मन में मत लाओ, लेकिन आपके मन में नेगेटिविटी बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड्स हो गया, मतलब आपकी रियलिटी कुछ और है और आप प्रकट कुछ और कर रहे हैं। अब इसको जरा और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके जो बॉस हैं उनके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो अलग है, लेकिन आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से। तो ये जो हो गया, ये ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड है। सही अभिव्यक्ति को बाहर लाने की एक तकनीकी भी होती है, जिसे हम इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी सही अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ निश्चित अवधारणा से लोग कितनी जल्दी खुद को जोड़ते हैं के प्रति उत्तर अवधि का मापन किया जाता है। इस तकनीक में किसी समुदाय के लोगों के प्रति यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक अभिव्यक्ति रखता है तो उस समुदाय से जुड़े कई शब्दों का चयन किया जाता है। इन शब्दों को उस समुदाय से असंबंधित शब्दों के साथ मिलाकर उन सभी शब्दों के प्रति उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति पूछी जाती है। शब्दों को प्रस्तुत करने तथा उसके प्रति प्रत्युत्तर मिलने के बीच के प्रतिक्रिया समय को नोट किया जाता है। यदि उस समुदाय से जुड़े कुछ निश्चित शब्दों के प्रति प्रतिक्रिया अवधि अन्य शब्दों के मुकाबले ज़्यादा है, तब यह माना जा सकता है कि उस व्यक्ति का समुदाय के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति है। इन तकनीकों का प्रयोग कर जब सही अभिव्यक्ति का मापन किया जाता है तब व्यवहार का पूर्वानुमान किया जा सकता है। ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम सही एटीट्यूड क्या है सामने वाले का, हम इसको जान सकते हैं, और उसका क्या व्यवहार है उसके बारे में पूर्वानुमान
लगाया जा सकता है, लगा लेते हैं, लगाया जा सकता है या लगा लेते हैं, या लगा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड्स। इसी तरह से एक और होता है जिसका नाम है वन इंस्टेंस वर्सेस एग्रीगेट, मतलब मनोवृत्ति विशेष बनाम मनोवृत्ति विशेष बनाम सामान्य मनोवृत्ति, सामान्य मनोवृत्ति। इसका हिंदी मीनिंग हो गया मनोवृत्ति विशेष बनाम सामान्य मनोवृत्ति। इसमें क्या होता है, व्यवहार पर मनोवृत्ति से पड़ने वाला प्रभाव, जो व्यवहार किया गया है उससे हमारे एटीट्यूड से पड़ने वाला प्रभाव तब और स्पष्ट हो जाता है जब हम किसी व्यक्ति के किसी खास कार्य व्यवहार को ना देख उसके सामान्य कार्य व्यवहार का परीक्षण करते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति का जो स्पेशलाइजेशन है, जो उसका स्पेशलाइजेशन है, हम उसको ना देख करके उसके सामान्य कार्य व्यवहार को देखते हैं, जो उसका डेली रूटीन है। सामान्य कार्य व्यवहार, सामान्य कार्य व्यवहार को देखते हैं जो उसका डेली रूटीन है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के एक कार्य अथवा किसी एक वक्तव्य के आधार पर हम उस व्यक्ति की औसत मनोवृत्ति का मापन नहीं कर सकते हैं। कई शोधों में यह पाया भी गया है कि अगर हम किसी व्यक्ति की धर्म संबंधी सामान्य मनोवृत्ति को समझकर निश्चित रूप से यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वह अमुक दिन धर्म संबंधी अमुक काम करेगा ही। मतलब कि आप हिंदू धर्म से रिलेट करो, हिंदू धर्म के हो, आप शिव के उपासक हो, आपने बोला कि मैं शिव का भक्त हूँ, आप मंडे को पूजा करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते आपके इस डेली रूटीन को देख करके कि जब भी मंडे आएगा आप उस दिन शिव जी की आराधना करोगे ही करोगे, शिव जी की आराधना करोगे ही करोगे। हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि आपकी मौसम, आपका मौसम, मन स्थिति, आपके मन की स्थिति और समयाभाव, समय का अभाव, समय के अभाव के कारण रोज पूजा अर्चना करने मंदिर ना जा पाए या मंडे को आप मंदिर ना जा पाए। तो इसलिए हम जो है कार्य व्यवहार के आधार पर हम ऐसे एनालिसिस नहीं कर सकते कि आप यही काम करोगे। तो इसे वन इंस्टेंस वर्सेस एग्रीगेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अगला क्या है? अगला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि स्वजागरूकता। अब हम इसे क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार पर इस बात का भी फर्क पड़ता है कि वह स्वयं अपनी मनोवृत्ति के प्रति कितना जागरूक है। मतलब अगर उसे अपनी मनोवृत्ति की बेहतर समझ है, वो अपनी मनोवृत्ति के बारे में सजग है, तो इसका स्पष्ट प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ेगा। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि एक व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के प्रति जितना कम सजग होगा, उसकी मनोवृत्ति उसके व्यवहार में उतना ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के प्रति सजग है और उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकार है, उसके पास अपनी मनोवृत्ति के प्रति वो जानकार है, अवेयर है, तो हो सकता है कि वह उसे कार्य व्यवहार रूप देने में झिझके अथवा संकोच करे। दूसरी ओर अगर वह मनोवृत्ति के प्रति सजग नहीं है अथवा कम जागरूक है, तो उसका व्यवहार अपेक्षाकृत बेहद स्वाभाविक होगा, जिससे उसकी मनोवृत्ति का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। तो जैसे आप समझ लीजिए कि आप अपने एटीट्यूड से अवेयर है कि आपका कभी कभी नेगेटिव एटीट्यूड आप में आ जाता है, तो आप इस चीज़ से अगर अवेयर है तो आप जाहिर सी बात है कि इसको आप प्रकट नहीं करेंगे, इसको मूर्त रूप देने में आप संकोच करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को लेकर अवेयर नहीं है, अपने आप को लेकर अवेयर नहीं है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो स्वाभाविक नेचर होगा, आपका जो नेचर होगा वो प्रकट हो जाएगा। और इससे हम आसानी से आपकी मनोवृत्ति किस टाइप की है, पता लगा लेंगे। तो इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अब हम बात करते हैं अगले की, एटीट्यूड स्ट्रेंथ।
एटीट्यूड स्ट्रेंथ, मतलब मनोवृत्ति तीव्रता या अभिवृत्ति तीव्रता। मनोवृत्ति व्यवहार करने की तत्परता है, मतलब अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या है? व्यवहार करने की तत्परता है, मनोवृत्ति जितनी ही अधिक तीव्र या प्रबल होगी, व्यवहार में भी वह उतना ही स्पष्ट रूप से उभर कर आएगी। मनोवृत्ति चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसकी अपनी तीव्रता होती है, क्योंकि मनोवृत्ति के निर्माण में कई प्रकार के अनुभवों की भूमिका होती है। इसलिए मनोवृत्ति अगर तीव्र और प्रबल है, इंटेंस है, तो वो निश्चित रूप से व्यवहार को प्रभावित करेगी, हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगी, इफेक्ट करेगी। मतलब कि हमारा जो एटीट्यूड बनता है वो कई प्रकार के अनुभवों से होकर गुजरता है हमारा जीवन, तब हमारा एटीट्यूड बनता है कि पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा। अब सपोज कीजिए कि अब इसकी अपनी अपनी तीव्रता भी होती है, पॉजिटिव है तो इसकी अपनी तीव्रता होगी, निगेटिव एटीट्यूड है तो इसकी अपनी तीव्रता होगी। मान लीजिए कि सबसे पहले निगेटिव की बात करते हैं। मान लीजिए आप में क्रोध आ रहा है, आपका निगेटिव एटीट्यूड है कि आप किसी घटना के प्रति अनुकूल नहीं हो पाते हैं, अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लो, जब परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ लो। तो आपको गुस्सा आ गया, तो अब इसकी अपनी तीव्रता होगी, और इससे क्या होगा, ये आपके व्यवहार को प्रभावित कर देगी। मतलब आपसे अगर कोई मिलने आएगा उस टाइम पे, तो आप हो सकता है कि उसे गुस्से में भगा दो। सपोज करो कोई कंपनी का मालिक है, उसकी सुबह सुबह अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई है, अब उसको क्रोध आ गया, वो सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहा है। अब वो कंपनी में आया, उसके जो प्यून है उसको उसने बुलाया, प्यून की कोई गलती नहीं, उसने क्या किया, प्यून को 2-4 बातें सुना दी। तो इससे क्या हुआ, उससे उसका व्यवहार प्रभावित हो गया। अब वो उसका सारा दिन क्रोध में ही बीतेगा, गुस्से में ही बीतेगा। इसी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर लेते हैं। सपोज करिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आप घर से बाहर निकले, आपका दिन अच्छा था, आप सकारात्मक अभिवृत्ति लेके निकले, तो अब आप क्या करेंगे, उसी प्यून को बुलाएंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे कि मेरी कंपनी में अच्छा काम करने के लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। तो ये होता है एटीट्यूड का, जो हमारे व्यवहार पे प्रभाव डालती है। तो ये हमारा हो गया एटीट्यूड स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं अगले एटीट्यूड की, एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि मनोवृत्ति अभिगम्यता। एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी, इसमें क्या है कि मनोवृत्ति हमारे अवचेतन मन में निर्मित होती है। हमने पहले ही क्लियर करा था कि अवचेतन मन में निर्मित होती है या बनती है, या हमारे पूर्व अनुभवों का एवं घटनाओं के कारण भी निर्मित होती है, जो अचानक हमारे व्यवहार में परिलक्षित हो जाती हैं। कई बार यह हमारे अंतर्मन में होती हैं। अंतर्मन मतलब अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन जिसे बोलते हो, अंतरात्मा। और स्वाभाविक रूप से हम उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, मतलब उस व्यवहार के लिए हम सजग होकर अपनी मनोवृत्ति के बारे में नहीं सोचते। इसलिए मनोवृत्ति हमारे व्यवहार को इस रूप में भी प्रभावित करती है कि कितनी तेजी और सहजता से हमारे अंतःस्थल यानी हमारी अंतरात्मा में स्थित मनोवृत्ति को इस कार्य व्यवहार रूप दे पाते हैं। मतलब जितनी सहजता से हम अपनी मनोवृत्ति को तलाश पाएंगे, हमारा व्यवहार उतना ही स्वाभाविक व अबाधित होगा। तो ये हो गया हमारा एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। अब हम बात कर सकते हैं परसुएशन की। परसुएशन का मतलब होता है कि प्रत्यायन, हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यायन। परसुएशन का मतलब है प्रत्यायन, मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दूसरों को अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु प्रभावित किया जाता है, या कहा जाए तो व्यक्ति में विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, उसे समझाया जाता है ताकि वह वक्ता की बात मानकर अपनी मनोवृत्ति बदल ले। परसुएशन के वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया जाता है? कार्ल होवलैंड को। कार्ल होवलैंड
होवलैंड को। होवलैंड येल विश्वविद्यालय में समाज मनोविज्ञान के शिक्षक थे। इन्होंने सिपाहियों की मनोदशा और हौसले पर फिल्मों के प्रभाव का अध्ययन किया था। होवलैंड तथा उनके सह अनुसंधानकर्ताओं ने जिस तथ्य का अध्ययन किया था उसका एसेंस था कि कौन कौन किसे और क्या कहता है, और क्या कहता है। तो ये था, मतलब सपोज करिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो। एक केस स्टडी लेते हैं। आपने कुछ टाइम पहले 2016 में सुना होगा, एक केस स्टडी आई थी कि एक गांव था जिसमें सरकार ने स्कूल चलो अभियान चलाया था बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए। तो वहाँ पर क्या था, एक रसोइया रखा गया था जो एससी निम्न जाति का था, एससी से था, एससी कास्ट से बिलोंग करता था। और वो जो गांव था वो ब्राह्मणवादी था, ब्राह्मण उसमें ज़्यादा थे। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि जो स्कूल में जो खाना बनाने वाला है वो निम्न जाति का है, तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया और स्कूल भेजना बंद कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उनका एटीट्यूड जो है उस इंसान के प्रति निगेटिव था। तो अब इसमें क्या है, इसमें परिवर्तन लाना है, इसे परसुएशन कहते हैं। तो अब अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो अब क्या करोगे, उस गांव में जाओगे, आप एक वक्ता हो इस समय पर, आप उस गांव में जाओगे और वहाँ के लोगों को समझाओगे, जो ब्राह्मण बहुलवादी लोग हैं उनको समझाओगे कि अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे तो आप ही की तरह ये भी पंडितापा करेंगे जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तरह तरह की आप बातें समझाओगे, तर्क दोगे कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो देश की वृद्धि में सहायक होगा, जीडीपी बढ़ेगा, आपका भी नाम रोशन होगा। तो इस तरह से आप उनकी मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश करोगे, निगेटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड में लाने की कोशिश करोगे, इसे ही परसुएशन कहते हैं। अब हम इसे समझ लें, जो एसेंस निकाला था कार्ल होवलैंड ने, जिसका मतलब था कि कौन किसे और क्या कहता है, और क्या कहता है। तो इसको समझ लेते हैं पहले एक एक करके। कौन कौन का मतलब है कि वह स्रोत, यहाँ परसुएडर की बात हो रही है, जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है, यानी एक आईएएस ऑफिसर क्या कहता है, सूचना या संदेश। इसका अभिप्राय यह है कि वास्तविक तथ्य जो परसुएडर द्वारा लक्ष्य व्यक्ति, टारगेट पर्सन से कहा गया है। मतलब आप आईएएस ऑफिसर हो गए, परसुएडर हो गए, और टारगेट पर्सन कौन हो गया उसकी केस स्टडी में, वो ब्राह्मणवादी बहुलवादी लोग। अब किसे किसे श्रोता, यहाँ श्रोता का अर्थ है लक्ष्य व्यक्ति, मतलब टारगेट पर्सन जिसे प्रभावित कर उसकी मनोवृत्ति बदलने की कोशिश की जाती है, उसे परसुएट किया जाता है। तो ये हो गया परसुएशन, ये हमारा हो गया परसुएशन। ये साइकोलॉजी का पार्ट है, सोशल साइकोलॉजी का। ये आगे जाके बहुत काम आएगा आप लोगों को, जब आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया जाएगा। इसी तरह से सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी भी होती है, स्रोत की विश्वसनीयता भी होती है। एक स्रोत को, मतलब जो परसुएडर है, उसको विश्वसनीय तभी माना जाएगा अगर वह अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है। मतलब आप एक आईएएस ऑफिसर हो, अपने क्षेत्र में एकदम आपने पकड़ बनाकर रखी हुई है, तो उसकी विश्वसनीयता के लिए इतना भी काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके बारे में यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि वह विश्वास करने के लायक है। अर्थात परसुएशन से संबंधित सूचनाओं को देने वाला जो सोर्स है, जिस हद तक विश्वसनीय होगा, जिस हद तक विश्वसनीय होगा, जिस हद तक विश्वसनीय होगा, उसी हद तक उसका प्रभाव हमारे विचारों और व्यवहारों पर पड़ेगा। अब स्रोत का रुचिकर भी होना चाहिए, सोर्स लाइकेबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब एक जो परसुएडर है वो रुचिकर माना जाता है अगर उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक हो। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि वह बुद्धिमान भी होगा। अगर जाहिर सी बात है, आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आप बुद्धिमान तो होंगे ही। मतलब परसुएडर अगर शारीरिक रूप से आकर्षक है, उसका व्यक्तित्व चमत्कारी है, तो उसकी प्रभावशीलता भी ज़्यादा होगी। यही कारण है कि परसुएडर आकर्षक है तो उसकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। अगर वह आकर्षक नहीं है अथवा कम आकर्षक है तो उसकी बात के प्रति इतनी गंभीरता नहीं दिखाई जाएगी जितनी कि दिखाई जानी चाहिए थी। तो आपका आकर्षक होना भी जरूरी है अपने एटीट्यूड के थ्रू। अब परसुएशन के
प्रति प्रतिरोध या परसुएशन के प्रभाव से बचना क्या होता है? रेसिस्टिंग परसुएशन, प्रत्यायन के प्रति प्रतिरोध का अर्थ होता है कि प्रत्यायन के प्रभाव से बचना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी परसुएशन के प्रभाव में आकर अपनी मनोवृत्तियां, विचारों में परिवर्तन नहीं लाने की प्रक्रिया ही रेसिस्टिंग परसुएशन कहलाती है। अब इसके बचने के कई तरीके होते हैं: एटीट्यूड, इनोकुलेशन, फॉरवर्ड, स्टॉक पाइल्स, डिफेंस अगेंस्ट इन्फ्लुएंस। तो ये कुछ टाइप हो गए। तो ये आप आगे आप लेक्सिकॉन में इसको पढ़ लीजिएगा। आपको हमने इसको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के साथ हमारा एटीट्यूड का चैप्टर ख़त्म होता है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे एटीट्यूड के मेन ज़रूरी मुख्य, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अब हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगला चैप्टर क्या होगा वो हम कल बात करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू गाइज।